जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इसी की एक्सटेंशन वो ये है बिजनेस एनालिसिस। चूंकि हर एक एक्टिविटी का जब कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कोई भी आप जब काम कर रहे थे तो उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाउ दिस एक्टिविटी और आई मीन प्रोडक्ट और एनीथिंग इज गिविंग एनी बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होता है, हमने उसकी प्रोजेक्शंस भी बनानी होती हैं, एस्टिमेटेड सेल्स क्या होंगी, हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, हमारी प्रॉफिट कितनी आएगी, और फिर उसके बाद क्या ये अल्टीमेटली जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा करती है कि नहीं करती। जो कंपनी की पहली आपकी मिशन स्टेटमेंट होती है कि क्या ये उसकी अलाइनमेंट में है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स को ये पूरा कर रहे हैं। तो ये तमाम एनालिसिस जो इट इज कॉल्ड द बिजनेस एनालिसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो फेज है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज हमारे सामने आता है तो इसमें क्या होता है कि अभी तक तो चूंकि जिस तरह हमने जिक्र किया कि पहले आइडिया था, आइडिया की स्क्रीनिंग हुई, फिर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, फिर उसके बाद हमने मार्केट स्ट्रेटेजी को हमने किया, फिर बिजनेस एनालिसिस किया। अब आती है बात प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। आमतौर पे हम गलती क्या करते हैं कि हम आइडिया जनरेट करने के बाद आइडिया स्क्रीन भी नहीं करते, उसके बाद सीधा जंप करते हैं और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट बना के हम उसको टेस्ट करने पे निकल जाते हैं। यानी ये 1 2 3 4 जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं ये हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में से या छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो इसको मिस कर देते हैं। तो हर आइडिया, चाहे वो किसी कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है, कुछ भी है, कोई भी जब ऑफर किया जाता है कोई, तो ये पूरे स्टेप्स अगर हम करते हैं तो हमारी सक्सेस के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि इट इज द क्रिएशन एंड टेस्टिंग ऑफ वन और मोर फिजिकल वर्जन ऑफ द R&D एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और मतलब यानी अब जो आपने आइडिया बनाया था, अब आपकी पूरी R&D टीम जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, और आपकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इकट्ठे बैठेंगे। इकट्ठे बैठने के बाद वो इसकी अब फिजिकल डिजाइनिंग शुरू करेंगे। अब डिजाइन जो है वो टेबल पे आना शुरू होगा, अब बनना शुरू हो जाएगा, और फिर वो एक नहीं बनेगा। जब वो बना रहे होंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी, वो तमाम चीजों को देखते हुए उसके कई वर्जन उसके बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये आप प्रोडक्ट आमतौर पर जो नए आइडियाज जो बड़े होते हैं उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स भी मौजूद नहीं होते, तो इक्विपमेंट भी आपको डिजाइन करने पड़ते हैं एंड देन आप उसको लेके जब आगे चलते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं आपके सामने भी एक स्क्रीन पे है कि देखेंगे एक रिमोट कंट्रोल है, और एक रिमोट कंट्रोल के अंदर उन्होंने कितनी वेरिएशंस उसकी बनाई हैं। वो एक ही नहीं बनाएंगे, ये सब मतलब वेरिएशंस जो बनेंगी, ये किसका काम है? ये काम है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने आपको ये प्रोटोटाइप बना के देने हैं, आपने इसको देखना है, और फिर जो इस प्रोडक्ट के बाद जो है वो आपने आगे निकलना है। अब वो क्या स्टेप होगा वो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अभी तो हम पहुंचे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर। उसके बाद बात आती है टेस्ट मार्केटिंग की। अब टेस्ट मार्केटिंग क्या है कि अब प्रोडक्ट बन गई, हमारे पास कुछ आ गई, अब वो स्टेज आ गई है कि जब हमने अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है कि भाई क्या इसकी, अगर हम मार्केटिंग करें, क्या इसको हम जब मार्केट में लेके जाएं तो क्या इसका कोई बेनिफिट होगा, या कंज्यूमर का रिस्पांस क्या होगा, कंज्यूमर इसको कैसे देखेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे मतलब यानी हमें अब कंसिडर करना पड़ेगी। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल क्या है, मैं एग्जांपल उसकी देता हूं। जैसे इसको पहले देख लें कि टेस्ट मार्केट इज द स्टेट एट विच द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम आर इंट्रोड्यूस इनटू मोर रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स। अभी तक बात हो रही थी, मतलब यानी पेपर पे हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम उसको चूंकि प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे, उसकी टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, तो टेस्ट मार्केटिंग में उसके क्या स्टेप्स होंगे, दैट वी हैव टू बी लुक इनटू दिस स्टेज। उसके बाद क्या होता है कि जो मार्केटर प्रोवाइड द मार्केटर विद एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम बिफोर फुल इंट्रोडक्शन। अब किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जो है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब आप कह लें कि किसी कंपनी के उसमें एक एक्सपेंसिव ये काम होता है, इस पे बेइंतहा फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, पूरी कंपनी का फोकस उसके ऊपर होता है। तो इसलिए इसको फूल प्रूफ करने के लिए क्या किया जाता है कि हम पहले टेस्ट मार्केट करते हैं, बजाय इसके कि हम पहले लॉन्च कर दें, प्रोडक्ट को बना लें, और मतलब यानी एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, इक्विपमेंट्स भी लग जाए, फैक्ट्रीज भी लग जाए, प्रोडक्ट भी बन जाए, और मार्केट टेस्ट ना हुई हो। तो जब मार्केट टेस्ट नहीं होगी तो उसके इफेक्ट्स जो है वो आपके सामने मतलब वो गलत भी हो सकते हैं, गलत से मुराद है कि नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू टू एलिमिनेट ऑल द I mean all the wrong things or all the flaws in the product,
और वो उसको इम्प्रूव करके तो फिर आप आगे फुल फ्लेज मार्केटिंग में जाते हैं। तो टेस्ट मार्केटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बुनियादी तौर पर तीन किस्म की टेस्ट मार्केटिंग होती है। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केटिंग, दूसरा कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग, और फिर उसके बाद सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट्स। जो स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स है ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये नॉर्मल मार्केटिंग की शेप होती है कि आप प्रोडक्ट उठाएं। ये टेस्ट मार्केट बुनियादी तौर पर कि आप ले जाएं मार्केट में, जाएं जाके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाने के बाद लोगों को बताएं कि जी ये देखें इस तरह है, इस ये मतलब इसका आइडिया सिर्फ ये होता है कि आपको बजाय इसके कि नेशन वाइड आप मार्केट करें, आप इसको फॉर एग्जांपल एक किसी या दो या तीन सिटीज में जो है ना इसको लॉन्च करते हैं। वहां जाके आप इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पूरी अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी सामने आ जाती है। फिर उसके बाद मतलब यानी उन शहरों के अंदर इस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर देते हैं। इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट्स। ये एक्सपेंसिव होती है, इसका कास्ट काफी होती है, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि आपको अपनी गलतियां जो है वो पता लग जाती हैं, आप गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं उन कंपेटिटर्स को तमाम सूरत हाल, आपकी तमाम पॉलिसी जो है वो पता लग जाती है। तो लेकिन बहरहाल हमें इसमें देखना है कि हम इन तीनों में से कौन सा बेहतर हमारे पास है। तो ये कंपनीज जो होती हैं ये तीनों स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज करती हैं। आप भी अपनी प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस करवाए तो आप भी इन तीनों में से जो भी इफेक्टिव हो, जो मतलब यानी जो बेहतर हो, उसके तमाम प्लस उसके प्रॉस एंड कॉन्स आप स्टडी करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद आप फैसला करोगे कि इनमें से कौन सा बेहतर है, क्या तीनों में से हमें कोई एक टेस्ट मार्केट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए या तीनों में से मतलब यानी दो फलां जगह पे करनी चाहिए, दूसरी हमें फलां, यानी हर स्ट्रेटेजी आप डेमोग्राफिक बेसिस पे या जियोग्राफिकल बेसिस पे डिसाइड करते हैं, या तीनों जो है वो आप इकट्ठी लॉन्च करिए। इट्स अप टू यू, बट बेसिकली what the objective of this slide is to introduce you with the three type of the test marketing. As I told you, the number one is the standard test market, और स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट में मैंने आपको बताया क्या है कि सिर्फ फर्क ये होता है, चूंकि टेस्ट और मार्केटिंग का बुनियादी मकसद ये है कि ये टेस्ट हो रहा है, ये फुल फ्लेज अभी मार्केटिंग नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल फुल फ्लेज की तरह होती है, लेकिन नेशन वाइड होने की बजाय सिर्फ कुछ शहरों में होती है। कंट्रोल्ड टेस्ट मार्केट्स में ये होता है कि आपकी जो पहले जो था कि उसमें हम उसको इतना फुल फ्लेज नहीं जाते, उसमें हम एक बिल्कुल मखसूस हम स्पॉट सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आप हाइपर मार्केट से, हाइपर स्टार से बात करते हैं, या आप इम्तियाज सुपर स्टोर से बात करते हैं, या आप अलफता से बात करते हैं कि जी हम ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और हम सबसे पहले आपके स्टोर में हम चाहते हैं कि हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। सो आवर रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर, दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग इट टू द कस्टमर्स, और फिर हम देखेंगे कि क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या उसका फीडबैक है। तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल टेस्ट मार्केट। तीसरा तरीका जो है वो सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट होता है, कि सिमुलेटेड नाम से पता लग रहा है कि ये सिमुलेशन होती है, यानी ये एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं होता। हाँ, इसमें कस्टमर्स जो होते हैं वो आपके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो एक्चुअल होते हैं, उनको आप बुलाते हैं, एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को पिच करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग जो है वो उनको दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स उन्हें बताई जाती हैं, तमाम चीजें उनको दिखाने के बाद फिर उनका एज ए कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है, उनका फीडबैक लिया जाता है। फिर उसके बाद जब वो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को, तो इस्तेमाल करने के बाद उनको फिर कॉल किया जाता है, फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है कि आपकी यानी ये जो आपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, बताइए इसके अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बटर मार्केट करें तो बताएं इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है, ये ज्यादा फैट तो नहीं है, क्या ये इजी है जब आप इसे फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद जब आप सुबह इसको निकालते हैं तो क्या ये इजी टू अप्लाई होता है, वगैरह वगैरह। सो इट्स अप टू यू व्हाट यू आर एक्चुअली asking from the consumer. So these are the three types of the test markets: the standard, controlled and simulated. तो स्टैंडर्ड क्या है, ये बिल्कुल नेशन वाइड मार्केट की तरह, बट नॉट द नेशन वाइड, ओनली इन द सिलेक्टेड सिटीज। कंट्रोल जो है वो क्या होता है कि कंट्रोल टेस्ट मार्केट जो होती है वो आपके मतलब एक मखसूस स्टोर्स में या मुंतखब जो जगह होती हैं वहां पे आप इसको टेस्ट करते हैं। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि आप पूरे सियालकोट में हर स्टोर पे आप इसको जो है वो टेस्ट कर ले, नहीं। अब जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अलफता पे लॉन्च करते हैं तो इसका मतलब है अलफता जहां जहां है आप वहां पे इसको लॉन्च करेंगे और सिर्फ अलफता के एनवायरनमेंट में इसको मार्केट किया जाएगा। सिमुलेटेड का भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो ये हमारी टेस्ट मार्केट्स की जो है वो मतलब फेजेज होते हैं। अब यहाँ पे भी वही बात है कि ये थोड़ा सा उसने मेंशन किया है कि जी एडवांटेजेस क्या होते हैं सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट के। एडवांटेज है कि इट इज लेस एक्सपेंसिव देन अदर टेस्ट मेथड्स,
वाकई क्यों, इसलिए कि सिलेक्टेड होते हैं, एक मखसूस जगह पे हम करते हैं, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, बड़ी स्पीड से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर उसके बाद जो चूंकि वो तमाम मैंने सिमुलेटेड में बताया कि वो तमाम कस्टमर कंज्यूमर हमने इनवाइट किए होते हैं, तो वो उनकी एक्सेस जो होती है उन तक, जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। वो हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो हिडन रहती है और सीक्रेट रहती है, उनके पास रहती है। और डिसएडवांटेज ये है कि वो कहते हैं जी कि ये चूंकि हमारे अपने बुलाए हुए लोग होते हैं, जिनको हमने खुद इनवाइट किया होता है, तो इनकी ओपिनियन के ऊपर मतलब यानी हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि मतलब व्हाट दे आर सेइंग इज द करेक्ट थिंग। लेकिन बहरहाल इस चीज को तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इन तीनों मेथड में से जो आप देखो। अब एक और चीज जहन में रखने वाली बात है कि एज ए लर्नर आपका क्या काम होता है। एज ए लर्नर आपका ये काम होता है कि जब हम डिसएडवांटेज आपको बताते हैं, जब आप डिसएडवांटेज कहीं पढ़ते हो, तो आपने क्या करना होता है कि आपकी मैनेजमेंट ये होगी, आपकी इफेक्टिवनेस ये होगी कि आप उन डिसएडवांटेजेस को काउंटर करो, उन डिसएडवांटेजेस को आप खत्म करो। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि जी नॉट कंसिडर्ड एज रिलायबल एंड एक्यूरेट ड्यू टू द कंट्रोल सेटिंग। यस इट इज ट्रू कि जिस तरह मैंने बताया कि भी उनको हमने खुद इनवाइट किया हुआ है, लेकिन वो उन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। वो तो कहेंगे कि अब बहुत अच्छा है, सब कुछ वेरी गुड एक्सलेंट, वो खामियां शायद ना ही बताएं। तो उनके ऊपर ये कहते हैं कि डिसएडवांटेज है, उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मतलब यानी अपनी पॉलिसी को इस तरह डिवाइस करें कि आप कहें कि जी ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आप ये सिर्फ बताएंगे क्या इसके अंदर ये मतलब यानी अगर जो भी खूबी अगर आप बताएंगे तो उसके इतने पॉइंट्स हैं, खामी के इतने पॉइंट्स हैं, एंड देन वी कैन इवन कंपनसेट यू फॉर योर ओपिनियन। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप नंबर ऑफ जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है उसमें ये होता है कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ जो आपके कस्टमर जो आप इनवाइट करें उसको बढ़ा दें। जब डाटा बड़ा होता है तो आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते जाते हैं। कम डाटा के साथ हमेशा रिजल्ट्स जो हैं वो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस निस्बतन कम होते हैं, और अगर डाटा बड़ा हो जाए तो फिर आपकी एक्यूरेसी के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज है कि व्हेन फ्रॉम टेस्ट मार्केट, भी कब करती है टेस्ट मार्केट और कब नहीं करती है। ये हो गया कि क्या ये कोई मतलब लाजमी आपने टेस्ट मार्केट करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड में ये देख रहे हैं कि भी वो कौन से इवेंट्स होते हैं या कौन सी पॉसिबिलिटीज है कि जहां पे हम टेस्ट मार्केट करते हैं। उसने कहा जी कि न्यू प्रोडक्ट विद लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी आपको फर्म पे टेस्ट मार्केटिंग करनी चाहिए। न्यू प्रोडक्ट है और लार्ज इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो रिस्क पे लगाने की बजाय पहले आप टेस्ट मार्केट करें। अनसर्टेनिटी अबाउट प्रोडक्ट और मार्केट प्रोग्राम, अगर आपको श्योर नहीं किसी चीज के बारे में कि ये सक्सेस होगी या फेलियर होगी, तो इवन देन आपको टेस्ट मार्केट करनी चाहिए। लेकिन कब नहीं करनी चाहिए कि आप सिर्फ अगर सिंपल लाइन एक्सटेंशन कर रहे हैं कि आप 7 अप बना रहे हैं तो आपने साथ 7 अप डाइट आपने बना दिया है, कोक बना रहे हैं तो कोक डाइट बना दी है, स्प्राइट बना रहे हैं तो स्प्राइट जीरो, स्प्राइट डाइट, स्प्राइट लेमन, तो इसमें आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल लाइन एक्सटेंशन है। और अगर आपके कोई कंपेटिटर ने कोई प्रोडक्ट बनाई हुई है, वो ऑलरेडी फिट इन है, मार्केट में चल रही है, तो उसकी भी टेस्ट मार्केट की जरूरत नहीं है। भाई वो तो चल ही रही है। और या उसकी कॉस्ट आपकी कम है प्रोडक्ट की यानी मार्केट करने की, तो बेहतर है कि टेस्ट की बजाय फुल कर दें। और मैनेजमेंट का ये कॉन्फिडेंस हो या तो कि जी हमारी प्रोडक्ट ने चलना ही चलना है, वी डोंट नीड टेस्ट मार्केट, वी नो दैट इट विल बी अ सक्सेस। तो वो भी एक ऐसी सूरत होती है कि जब मार्केट स्ट्रेटजी जो है कि उसमें आपको टेस्ट मार्केट की शायद जरूरत ना पड़े। तो ये जो फेज है यहाँ पे ये वो लिखे हुए हैं, ये तमाम 1 2 3 4 इवेंट्स के जहां पे आप टेस्ट मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो तो फिर आपको टेस्ट मार्केट लाजमी करनी चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो फेज इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी ये है इसकी कमर्शलाइजेशन की। टेस्ट मार्केट अभी हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया। अब ये जो कमर्शलाइजेशन है बुनियादी तौर पे जिस तरह इसका क्या होता है कि अब आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी, टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, स्ट्रेटजी बन गई है। अब हमने देखना है कि कमर्शलाइजेशन बुनियादी तौर पर पहले पहले तो देखें कि क्या डिफाइन कैसे करते हैं, इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब इंट्रोड्यूस आपने करना है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको कब लॉन्च करना चाह रहे हैं, कहाँ आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, और आप उसको फिजिकली कब मार्केट के अंदर जो है उसको रोल आउट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, बिकॉज इनकी वजह से प्रोडक्ट के फेलियर पे और प्रोडक्ट की सक्सेस पे मतलब बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है तो उस वक्त कोई ऐसी प्रोडक्ट बड़ी यूजफुल होंगी कि जो क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एक्साइटमेंट से रिलेटेड हों, वो बहुत आपकी मतलब इतनी कामयाब हो सकती हैं।
और अगर आप कोई ऐसी सर्विस लॉन्च कर देते हैं कि जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट आपकी क्या है कि एक सर्विस है कि जिसमें आप हर कदम पे हर लम्हा जो है वो एक रिपीट कोई वीडियो दे रहे हैं या आप मैसेज भेज रहे हैं, यानी एनीथिंग विच एक्चुअली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड, तो वो जो भी होगी, तो वो अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है दुनिया में या मुल्क में, तो वहां पे उस वक्त उसको लॉन्च करना बड़ा मतलब यानी बेहतर होगा उससे थोड़ा सा पहले, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये क्या क्या चीज़ है। अगर आप मिसाल के तौर पर देर इज़ नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अगर आप कोई ऐसी सर्विस लॉन्च करेंगे तो उसके फिर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो ये लॉन्च करना है कि व्हेन टू लॉन्च, वेयर टू लॉन्च और उसको रोल आउट कब करना है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। दुनिया में बड़े बड़े आमतौर पर ट्रेड शोज होते हैं, जिसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब गाड़ियाँ जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हैं, जब वो लॉन्च होती हैं, जब उनकी कमर्शलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो उनकी लॉन्चिंग कैसे होती है कि दुनिया में जो मोटर शोज होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव शोज होते हैं, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब उन शोज में पूरी दुनिया से जो कि गाड़ियों से मुतल्लिका लोग होते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो मतलब यानी हॉबिस्ट होते हैं, जो कि मतलब यानी कलेक्शंस रखते हैं गाड़ियों की, कंज्यूमर्स होते हैं, वो सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे फिर नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है। अब उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के मतलब यानी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या न्यू कार लॉन्च, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो दीज आर द आई मीन इम्पॉर्टेंट थिंग कमर्शलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें हम देखते हैं कि बात हमारी जो पूरी थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम वापस शुरू में चलते हैं कि जब हम प्रोडक्ट डेवलप होती है तो क्या होता है कि बुनियादी तौर पे देखें, यानी उसके क्या होता है कि उसका बेनिफिट जो है या तो होना चाहिए कस्टमर को, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाउ द कस्टमर और कंज्यूमर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। या दूसरी सूरत जो है ना वो ये होती है कि जो मतलब यानी आपकी जो टीम है, जो आपकी डेवलपमेंट टीम है, जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने मतलब जो प्रोडक्ट डेवलप किया तो वो आप उसको जो है वो मतलब ये नहीं ले लेते हैं। तो ये एक अप्रोच तो हो गई हमारी कस्टमर सेंटर्ड, दूसरी हो गई टीम सेंटर्ड। कस्टमर सेंटर्ड का मतलब है कि जो कस्टमर डिमांड करते हैं उनके एग्जैक्टली उसके मुताबिक हम उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट का आइडिया आता है, स्क्रीनिंग होती है वगैरह वगैरह। तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज द कस्टमर सेंटर्ड। टीम सेंटर्ड होता है कि दैट इज नॉट द कस्टमर सेंटर्ड बट एक्चुअली आवर ओन टीम हैज बिल्ड एंड डिजाइन दैट प्रोडक्ट, हम उसको लेके आए हैं, अब हमने ये एफर्ट करनी है कि कंज्यूमर उसको जो है वो खरीदना शुरू कर दे। तो दैट विल बी द टीम सेंटर्ड। सिस्टमेटिक क्या होता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच होती है एक जिसको हम कहते हैं कि IMS, एक होता है इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि उसके थ्रू तमाम डाटा इकट्ठा किया जाता है, तमाम चीज़ों को मतलब प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट को डेवलप करने के डिसीजंस होते हैं। फिर उसमें मतलब यानी ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ये कस्टमर सेंटर्ड जो होती है उसको अप्रोच को भी मद्देनजर रखा जाता है और टीम सेंटर्ड जो होती है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। जो टीम सेंटर्ड के अंदर होता है प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बिकॉज एक डिपार्टमेंट डेवलप कर रहा है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है एंड दे कीप डेवलपिंग इट, सो इट लेट आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सिस्टमेटिक के अंदर इसी चीज़ को मैनेज करते हुए वो तमाम जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको इसमें मैनेज किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम एक एक चीज़ को दोबारा से देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जी कस्टमर सेंटर्ड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है भाई ये वही चीज़ें हैं। मसलन फोकस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट मोर कस्टमर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। इट बिगिंस एंड विद एंड्स विद सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम। वही बात हो गई कि कस्टमर फोकस्ड है, जो हमने प्रोडक्ट ही वो डेवलप करनी है, उसी को लेके आगे चलना है जो कि कस्टमर्स के किसी ना किसी मसले को सॉल्व करेगी। उसके बाद आप मतलब यानी जो नेक्स्ट अगर हम देखें वो है हमारा सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये वो है जिसको हम टीम बेस्ड कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इज ए डेवलपमेंट अप्रोच वेयर कंपनी डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली। तो इसमें कंपनीज के डिपार्टमेंट अपनी रूटीन इनोवेशन के ऊपर, वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते जा रहे होते हैं, वो काम मुकम्मल करते हैं, देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वो अपना काम मुकम्मल करता है। जैसा आपने वीडियो में भी देखा था, एक डिपार्टमेंट मुकम्मल करता है और आगे चला जाता है। अगर आप किसी आपकी कस्टमर फोकस्ड हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसमें मतलब डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, वो जल्द से जल्द उसको मुकम्मल करते हैं एंड यू नीड मिनिमम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बट इफ देयर इज नो प्रेशर,
देन दे कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो मतलब ये नहीं, आपका वेस्ट टाइम वेस्टेज हो सकती है, कॉस्ट उसकी बढ़ सकती है। तो इसमें सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक तरतीब के साथ जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, वो चलता जा रहा है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट डेवलप करता है, वो दूसरे को देता है, फिर तीसरे को, चौथे को, इस तरह। इसके समझने के लिए, सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो वीडियो हमने पहले शुरू में देखी एक एनिमेशन, उसको ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद है कि इंक्रीज कंट्रोल इन रिस्की और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ये फ़ायदा है उसका कि जो कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो या रिस्की हो या सीक्रेट प्रोजेक्ट हो, जैसे कई इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं, उनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपका कंट्रोल बेहतर रहता है, यानी चूंकि ये काम मुकम्मल रेगुलरली चलता रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस जो है वो हमारा होता है। उसके बाद क्या है कि टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको हम मतलब ये नहीं, सॉरी, टीम बेस्ड में भी वही चीज़ है कि मतलब ये इज a development approach where company department work closely together in cross functional team overlapping in the product development process to save time and increase effectiveness। जिस तरह मैंने बताया कि ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आपका एक डिपार्टमेंट का सीक्वेंस चलता जा रहा है। जो क्रॉस फंक्शनल होता है उसमें ये होता है कि भाई आपका आइडिया भी आ रहा है, आपकी इंजीनियरिंग टीम भी है, डिज़ाइन टीम उसके साथ इंजीनियरिंग के साथ काम कर रही है, और डिज़ाइन वाले जो हैं वो मार्केटिंग वालों के साथ काम कर रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट आपस में कोलैबोरेट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैंने बताया था कि इट इज़ एन इनोवेटिव डेवलपमेंट अप्रोच, के जिसमें आप एक IMS की मदद से, यानी इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से, डाटा जो है आप उसको इकट्ठा करते हैं, एवेलुएट करते हैं, एंड देन आपके नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है ना। और मतलब यानी हमारे मोबाइल जो हैं वो इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि मतलब यानी मोबाइल पे चूँकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन बहुत आसान होती है, मार्केट इंटेलिजेंस का बहुत आसान होती है, तो डाटा जो है वो सारे का सारा, मतलब यानी आप एक ऐप डेवलप करें और उसमें वो डाटा जो है वो आप इकट्ठा कर लेते हैं सब किस्म का। तो इसमें क्या है कि ये मतलब अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन इसमें ये बड़ी खूबसूरत एक बात है कि इट क्रिएट एन इनोवेटिव ओरिएंटेड, इनोवेशन ओरिएंटेड कल्चर, कि इसमें हर वक्त जो है वो आप कंपनीज तमाम इस बात पे फोकस करती रहती है कि नए से नए और बेहतर से बेहतर कैसे काम किया जाए। इट यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, तो मुख्तलिफ आइडियाज़ आते रहते हैं। तो सिस्टमेटिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट पर फोकस नहीं होती। इनके पास चूँकि मुसलसल फीडबैक आ रहा होता है कस्टमर से, कंज्यूमर से, और इवन डिपार्टमेंट से, तो ये नई नई प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रोडक्ट्स जो है वो मुसलसल डेवलप करते रहते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो फेज़ इसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी ये है इसकी कमर्शलाइजेशन की। टेस्ट मार्केट अभी हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया। अब ये जो कमर्शलाइजेशन है बुनियादी तौर पे, जिस तरह इसका क्या होता है कि अब आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी, टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, स्ट्रेटजी बन गई है। अब हमने देखना है कि कमर्शलाइजेशन बुनियादी तौर पर, पहले पहले तो देखें कि क्या डिफाइन कैसे करते हैं। इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अब इंट्रोड्यूस आपने करना है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको कब लॉन्च करना चाह रहे हैं, कहाँ आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, और आप उसको फिजिकली कब मार्केट के अंदर जो है उसको रोल आउट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, बिकॉज इनकी वजह से प्रोडक्ट के फेलियर पे और प्रोडक्ट की सक्सेस पे मतलब बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उस वक्त कोई ऐसी प्रोडक्ट बड़ी यूज़फुल होंगी कि जो क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एक्साइटमेंट से रिलेटेड हों, वो बहुत आपकी मतलब इतनी कामयाब हो सकती हैं। और अगर आप कोई ऐसी सर्विस लॉन्च कर देते हैं कि जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट आपकी क्या है कि एक सर्विस है कि जिसमें आप हर कदम पे हर लम्हा जो है वो एक रिपीट कोई वीडियो दे रहे हैं या आप मैसेज भेज रहे हैं, यानी एनी थिंग विच एक्चुअली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड, तो वो जो भी होगी, तो वो अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है दुनिया में या मुल्क में, तो वहाँ पे उस वक्त उसको लॉन्च करना बड़ा मतलब यानी बेहतर होगा उससे थोड़ा सा पहले, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये क्या क्या चीज़ है। अगर आप मिसाल के तौर पर देर इज़ नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अगर आप कोई ऐसी सर्विस लॉन्च करेंगे, तो उसके फिर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो ये लॉन्च करना है कि व्हेन टू लॉन्च, वेयर टू लॉन्च, और उसको रोल आउट कब करना है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। दुनिया में बड़े बड़े आमतौर पर ट्रेड शोज़ होते हैं, जिसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब गाड़ियाँ जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हैं, जब वो लॉन्च होती हैं, जब उनकी कमर्शलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो उनकी लॉन्चिंग कैसे होती है कि दुनिया में जो मोटर शोज़ होते हैं, ये बड़े एक्सपेंसिव शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब उन शोज़ में पूरी दुनिया से जो कि गाड़ियों से मुतल्लिका लोग होते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो
मतलब यानी हॉबिस्ट होते हैं, जो कि मतलब यानी कलेक्शंस रखते हैं गाड़ियों की, कंज्यूमर्स होते हैं, वो सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे फिर नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है। अब उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के मतलब यानी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या न्यू कार लॉन्च, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह उनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो दीज आर द आई मीन इम्पॉर्टेंट थिंग कमर्शलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें हम देखते हैं कि बात हमारी जो पूरी थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम वापस शुरू में चलते हैं कि जब हम प्रोडक्ट डेवलप होती है तो क्या होता है कि बुनियादी तौर पे देखें, यानी उसके क्या होता है कि उसका बेनिफिट जो है या तो होना चाहिए कस्टमर को। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाउ द कस्टमर और कंज्यूमर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। या दूसरी सूरत जो है ना वो ये होती है कि जो मतलब यानी आपकी जो टीम है, जो आपकी डेवलपमेंट टीम है, जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने मतलब जो प्रोडक्ट डेवलप की है तो वो आप उसको जो है वो मतलब ये नहीं ले लेते हैं। तो ये एक अप्रोच तो हो गई हमारी कस्टमर सेंटर्ड, दूसरी हो गई टीम सेंटर्ड। कस्टमर सेंटर्ड का मतलब है कि जो कस्टमर डिमांड करते हैं कि उनके एग्जैक्टली उसके मुताबिक हम उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट का आइडिया आता है, स्क्रीनिंग होती है वगैरह वगैरह। तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज द कस्टमर सेंटर्ड। टीम सेंटर्ड होता है कि दैट इज नॉट द कस्टमर सेंटर्ड, बट एक्चुअली आवर ओन टीम हैज बिल्ड एंड डिजाइन दैट प्रोडक्ट। हम उसको लेके आए हैं, अब हमने ये एफर्ट करनी है कि कंज्यूमर उसको जो है वो खरीदना शुरू कर दे। तो दैट विल बी द टीम सेंटर्ड। सिस्टमेटिक क्या होता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच होती है एक, जिसको हम कहते हैं कि IMS एक होता है, इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि उसके थ्रू तमाम डाटा इकट्ठा किया जाता है, तमाम चीज़ों को मतलब प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट को डेवलप करने के डिसीजंस होते हैं। फिर उसमें मतलब यानी ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें ये कस्टमर सेंटर्ड जो होती है उसको अप्रोच को भी मद्देनजर रखा जाता है, और टीम सेंटर्ड जो होती है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। जो टीम सेंटर्ड के अंदर होता है, प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बिकॉज एक डिपार्टमेंट डेवलप कर रहा है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एंड दे कीप डेवलपिंग इट, सो इट लेट आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सिस्टमेटिक के अंदर इसी चीज़ को मैनेज करते हुए वो तमाम जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको इसमें मैनेज किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम एक एक चीज़ को दोबारा से देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जी कस्टमर सेंटर्ड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। इसको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है भाई ये वही चीज़ें हैं। मसलन फोकस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट मोर कस्टमर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। इट बिगिंस एंड विद एंड्स विद सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम। वही बात हो गई कि कस्टमर फोकस्ड है, जो हमने प्रोडक्ट ही वो डेवलप करनी है, उसी को लेके आगे चलना है, जो कि कस्टमर्स के किसी न किसी मसले को सॉल्व करेगी। उसके बाद आप मतलब यानी जो नेक्स्ट अगर हम देखें वो है हमारा सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये वो है जिसको हम टीम बेस्ड कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इज अ डेवलपमेंट अप्रोच वेयर कंपनी डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली। तो इसमें कंपनीज के डिपार्टमेंट अपनी रूटीन इनोवेशन के ऊपर, वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते जा रहे होते हैं, वो काम मुकम्मल करते हैं, देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वो अपना काम मुकम्मल करता है। जैसा आपने वीडियो में भी देखा था, एक डिपार्टमेंट मुकम्मल करता है और आगे चला जाता है। अगर आप किसी आपकी कस्टमर फोकस्ड हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसमें मतलब डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, वो जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल करते हैं। यू नीड मिनिमम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बट इफ देर इज़ नो प्रेशर देन दे कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो मतलब ये नहीं आपका वेस्ट टाइम वेस्टेज हो सकती है, कॉस्ट उसकी बढ़ सकती है। तो इसमें सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक तरतीब के साथ जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, वो चलता जा रहा है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट डेवलप करता है, वो दूसरे को देता है, फिर तीसरे को, चौथे को, इस तरह। इसके समझने के लिए, सिक्वेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो वीडियो हमने पहले शुरू में देखी एक एनिमेशन, उसको ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद है कि इंक्रीज कंट्रोल इन रिस्की और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ये फ़ायदा है उसका कि जो कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो या रिस्की हो या सीक्रेट प्रोजेक्ट हो, जैसे कई इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं, उनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आपका कंट्रोल बेहतर रहता है, यानी चूंकि ये काम मुकम्मल रेगुलरली चलता रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस जो है वो हमारा होता है। उसके बाद क्या है कि टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसको हम मतलब ये नहीं, सॉरी, टीम बेस्ड में भी वही चीज़ है कि मतलब ये इज अ डेवलपमेंट अप्रोच वेयर कंपनी डिपार्टमेंट वर्क क्लोजली टुगेदर इन क्रॉस फंक्शनल टीम।
ओवरलैपिंग इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टू सेव टाइम एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस। जिस तरह मैंने बताया कि ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। सिक्वेंशियल में क्या होता है कि आपका एक डिपार्टमेंट का सीक्वेंस चलता जा रहा है। जो क्रॉस फंक्शनल होता है उसमें ये होता है कि भाई आपका आइडिया भी आ रहा है, आपकी इंजीनियरिंग टीम भी है, डिज़ाइन टीम उसके साथ इंजीनियरिंग के साथ काम कर रही है, और डिज़ाइन वाले जो हैं वो मार्केटिंग वालों के साथ काम कर रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट आपस में कोलैबोरेट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड द टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैंने बताया था कि इट इज़ एन इनोवेटिव डेवलपमेंट अप्रोच, के जिसमें आप एक आईएमएस की मदद से, यानी इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से डाटा जो है आप उसको इकट्ठा करते हैं, एवेलुएट करते हैं, एंड देन आपके नए आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है ना। और मतलब यानी हमारे मोबाइल्स जो हैं वो इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि मतलब यानी मोबाइल पर चूँकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन बहुत आसान होती है, मार्केट इंटेलिजेंस का बहुत आसान होती है, तो डाटा जो है वो सारे का सारा मतलब यानी आप एक ऐप डेवलप करें और उसमें वो डाटा जो है वो आप इकट्ठा कर लेते हैं सब किस्म का। तो इसमें क्या है कि ये मतलब अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन इसमें ये बड़ी खूबसूरत एक बात है कि इट क्रिएट एन इनोवेटिव ओरिएंटेड, इनोवेशन ओरिएंटेड कल्चर, कि इसमें हर वक्त जो है वो आप कंपनीज तमाम इस बात पर फोकस करती रहती है कि नए से नए और बेहतर से बेहतर कैसे काम किया जाए। इट यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, तो मुख्तलिफ आइडियाज़ आते रहते हैं। तो सिस्टमेटिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोडक्ट पर फोकस नहीं होती। इनके पास क्योंकि मुसलसल फीडबैक आ रहा होता है कस्टमर से, कंज्यूमर से, और इवन डिपार्टमेंट से, तो ये नई नई प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रोडक्ट्स जो है वो मुसलसल डेवलप करते रहते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है।